चलिए देखिए क्या पढ़ेंगे आज हम हिंदी व्याकरण पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, हिंदी व्याकरण का आप लोगों का शुरू से टेस्ट होगा। कोई बच्चा बोला था ना कि हमारा छूट गया था, जो अभी बीच में ज्वाइन किया है, जो शुरू से है वो भी सबका रिपीट हो जाएगा। अब आपके पास पिछला है कि नहीं है उससे कोई मतलब नहीं है, यहाँ से आप शुरू करो। ठीक है, सबसे पहले हिंदी व्याकरण पढ़ेंगे। तो व्याकरण क्या कहता है? व्याकरण है, हिंदी में पढ़ रहे हैं तो हिंदी व्याकरण हो गया कि हिंदी को शुद्ध शुद्ध पढ़ना, लिखना, बोलना हमें समझाए, सिखाए, उसे हम हिंदी व्याकरण कहते हैं। हिंदी व्याकरण में सबसे पहले आपका आता है क्या है? भाषा आता है। ठीक है, हिंदी व्याकरण में भाषा आता है कि हम भाषा किसे कहते हैं, है ना। भाषा पहले ये जान लीजिए कि भाषा जो वो संस्कृत के भाष शब्द से बना है ना। भाष जिसका अर्थ होता है कहना या बोलना, इसी से भाषा बना है ना। भाषा किसे कहते हैं? तो हम अपनी बात, है ना, हम अपने फीलिंग, हम अपने अंदर की बातों को जो दूसरों तक पहुंचाते हैं, हम हमारी अपनी बातों को दूसरे तक कोई भी माध्यम से दूसरे तक पहुंचाने को हम भाषा कहते हैं। भाषा जो होता है वह मुख्यतः 3 प्रकार का होता है। कितना? 3 प्रकार का होता है, जिसको हम जानते हैं मौखिक के नाम से एक, है ना, उसके बाद हो गया दूसरा लिखित, उसके बाद हो गया सांकेतिक हो गया। ठीक है, चलिए जानते हैं मौखिक भाषा किसे कहते हैं। जैसे मैं अभी आपको कुछ कह रहा हूं, अपनी बात आप तक पहुंचा रहा हूं, तो कोई भी वक्ता, कोई भी व्यक्ति अपनी बातों को दूसरों तक बोल करके पहुंचाता है, उसे हम क्या कहते हैं? मौखिक भाषा कहते हैं। ठीक है, कोई भी व्यक्ति अपनी बातों को दूसरों तक जो बोल के पहुंचाता है उसको हम क्या बोलते हैं? मौखिक भाषा कहते हैं। ठीक है, तो मौखिक भाषा का क्या मतलब हो गया? बोल कर कहना। हम अपनी बात किसी को बोल करके बताते हैं। जैसे छोटा बच्चा कहता है मुझे पानी चाहिए, तो बोल के। अगला आ गया आपका लिखित भाषा, यानी अपनी बातों को हम किसी को लिख करके, हम अपनी बात, अपनी फीलिंग जो है किसी को लिखित रूप से लिख करके किसी माध्यम से किसी को बताते हैं, वो क्या हो जाता है? लिखित भाषा। जैसे आप 365 दिन पढ़ते हो और एक दिन परीक्षा में जाते हो, तो अपनी बात को कैसे कहते हो? बोर्ड को किस बात में? लिखित रूप में आप वहां पर कहते हो, लिख करके कहते हो। तो लिख के जिस बातों को हम कहते हैं उसे क्या बोलते हैं? लिखित भाषा। जैसे प्राचीन समय में, परंपरागत समय क्या चलता था कि उसमें हम खत लिख के देते थे ना, अपनी फीलिंग को, अपनी बातों को लोग क्या करता था? खत के द्वारा लिख के देता था। तो क्या हो गया? लिखित भाषा हो गया। हम अपनी बातों को लिख करके कहते थे, तो वो क्या हो गया? लिख करके कहना, लिखित। तीसरा है सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा क्या होता है कि जो इन दोनों के अलावा, अब गूंगा आदमी है तो उसके लिए भी तो कोई भाषा होना चाहिए। तो हम अपनी बात किसी को इशारा के द्वारा कहते हैं, है ना, संकेत करके कहते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? सांकेतिक भाषा। जैसे अब किसी व्यक्ति को आप कोई चीज बताओगे, फलाने चीज कहां पर है, तो आप ऐसे हाथ का इशारा करोगे, घड़ी कहां पर है, तो घड़ी वहां पर है। यदि आप हाथ का इस्तेमाल ना करोगे तो मुंडी, घड़ी कहां पर है, तो घड़ी वहां पर है। ये दोनों हिलाए बिना पूछेगा घड़ी कहां पर है, मैं हुआ, कोई पूछेगा नहीं, समझेगा ना। मतलब हम अपनी बात को संकेत करके, इशारा करके कहीं ना कहीं किसी को हाथ का, भाव का, किसी का भी इशारा करके बताते हैं, तो वो सांकेतिक होता है। क्लियर है? जैसे पूछा गया कि अंधा कैंची कैसे मांगेगा? अंधा बोल सकता है, इशारा से नहीं। अंधा बोल सकता है ना, गूंगा बोलेगा ना, गूंगा ना नहीं बोलेगा। ठीक है ना, तो ये हो गया आपका भाषा। ठीक है, तो एक पार्ट भाषा कंप्लीट हो गया। भाषा के बाद ही आपका आता है वर्ण आ जाता है। यहां से व्याकरण का लगभग मेन पार्ट शुरू हो जाता है। वर्ण किसे कहते हैं? ठीक है, तो वर्ण पहला है, तो वर्ण हम उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा करने पर कोई अर्थ न निकले, उसे हम क्या बोलते हैं? वर्ण कहते हैं। जैसे देखो, उस मूल ध्वनि को तो हमने शुरू यहां से होता है, अ, क, ख, ये एक वर्ण है आपका। ठीक है ना, तो वर्ण हम उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड करने पर कोई अर्थ ना निकलता हो। तो अब यहां आप देखो कि क है ना, अब क को आप खंडित करोगे तो कोई अर्थ निकलेगा? 3 निकलेगा, पैना निकलेगा, 1 निकलेगा, कुछ नहीं निकलेगा ना। तो इसको हम खंड करें, कोई अर्थ ना निकले, तो हमारा क्या हो जाता है? वो वर्ण हो जाता है ना। और वर्णों के समूह को हम वर्णमाला कहते हैं, जो 1 से ज्यादा होता है। तो हिंदी व्याकरण में वर्णमाला कितने हैं? 52 वर्णमाला है। ठीक है ना, जो आपका अ, आ से लेकर के ज्ञ तक आ जाता है, इसको कितने रहते हैं? वो 52 वर्णमाला है आपका। ठीक है, अब वर्ण के मुख्यतः 2 भेद, 2 प्रकार के वर्ण होते हैं। कितने वर्ण? 2 प्रकार के होते हैं वर्ण। तो पहला हो गया स्वर्ण वर्ण,
व्यंजन वर्ण, ठीक है। स्वर्ण वर्ण, इसको शॉर्ट में आप याद रखोगे, स्वर्ण वर्ण जो होता है वो स्वतंत्र होता है। क्या होता है? स्वतंत्र होता है। स्वर्ण वर्ण हम किसे कहते हैं? तो जिन वर्णों को किसी अन्य वर्ण की सहायता न हो उसे हम स्वर्ण वर्ण कहते हैं, एक डिफिनेशन हुआ। दूसरा, जो स्वतंत्र हो उसे हम स्वर्ण वर्ण कहते हैं। क्लियर? स्वतंत्र होता है, जिसको बोलने में किसी दूसरे वर्णों की सहायता न लगे उसे हम क्या बोलते हैं? स्वर्ण वर्ण कहते हैं। क्लियर? जैसे अब देखो, स्वर्ण वर्ण में क्या आ जाता है? अ। यदि आप अ बोलते हो तो केवल अ का ही साउंड निकलता है, दूसरे का हम सहायता न लेते हैं। हमने कहा ई कहा हमने, तो ई बोलेंगे तो केवल और केवल ई का ही साउंड निकलेगा। हमने कहा अ आ ई, हमने कहा उ, है ना। तो जिन शब्दों को बोलने में किसी दूसरे की सहायता न लेनी पड़े वो हम क्या हो जाता है? हमारा स्वर्ण वर्ण, क्योंकि स्वर्ण जो है स्वतंत्र है। क्लियर? व्यंजन वर्ण जो हो गया आपका वो निर्भर होता है ना। और स्वर्ण वर्ण की संख्या पहले देख लो, स्वर्ण वर्ण की संख्या कितनी होती है? 11 होगी। स्वर्ण वर्ण कितना होगा? ये सब पढ़ चुके हैं आप लोग, ठीक है, ये रिपीट कर दे रहे हैं। तो स्वर्ण वर्ण की संख्या कितनी होती है? 11 हो जाती है। व्यंजन वर्ण, व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं? जो स्वतंत्र न हो, दूसरे पर निर्भर हो। जो वर्ण दूसरों पर निर्भर हो, एक या जो वर्ण दूसरे पर निर्भर हो, अर्थात जिस वर्णों को बोलने में स्वर्ण वर्ण की सहायता लगे उसे हम व्यंजन वर्ण कहते हैं, ठीक है ना। या फिर दूसरा डिफिनेशन कि जिन वर्णों को बोलने में स्वर्ण वर्ण का उच्चारण निकले, जिन वर्णों को बोलने में, आप नहीं थे क्लास में, आप देखो ध्यान से, जिन वर्णों को बोलने में स्वर्ण वर्ण की सहायता लगती है उसे हम क्या बोलते हैं? व्यंजन वर्ण बोलते हैं। जैसे आप देखो, आप बोलो क, तो क बोलोगे तो क में साउंड किसका आता है? तो अ कहां से है? स्वर्ण वर्ण से है, तो हमारा ये व्यंजन वर्ण हो गया। आप कहोगे ल, ल बोलोगे तो ल में भी अ आ रहा है ना। ये स्वर्ण वर्ण इसका साथ ही नहीं छोड़ेगा, है ना, इसका साथ 7 जन्म तक साथ न छोड़ेगा। ये तो निर्भर होता है ये किसी पर, इसको बोलने में इसका साउंड निकलता है तो हमारा क्या हो जाएगा? ये व्यंजन वर्ण हो जाएगा। इसकी जो संख्या होती है वो 25 होती है। कितनी होती है? तो स्वर्ण वर्ण की संख्या 11 होती है, व्यंजन वर्ण की संख्या जो होती है 25 होती है। स्वर्ण वर्ण स्वतंत्र होता है, अ आ ई कुल मिलाकर के 11 होता है, ये स्वतंत्र होता है, अ आ ई उ ए आई। व्यंजन वर्ण जो होता है वो स्वर्ण वर्ण की सहायता से बनता है। स्वर्ण वर्ण के जिसमें साउंड भी स्वर्ण वर्ण का आता है उसे हम व्यंजन वर्ण कहते हैं। इसकी संख्या कुल मिलाकर के 25 होती है। तो आपको भाषा और वर्ण दोनों कंप्लीट हो गया, दोनों समझ में आ गया, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। चलिए देखिए, अगला हम पढ़ेंगे शब्द। शब्द किसे कहते हैं? ठीक है, देखो, शब्द जो होता है वो वर्ण को जोड़ जोड़ करके शब्द बनता है, ठीक है। तो शब्द हम किसे कहते हैं? तो शब्द का डिफिनेशन है कि वर्णों, वर्ण या फिर ध्वनि, तो वर्ण भी भैया ध्वनि साउंड को कहते हैं, ठीक है ना। तो वर्णों या ध्वनियों के सार्थक मेल को, यानी जिसका कोई अर्थ निकले, उसको हम क्या बोलते हैं? शब्द कहते हैं। जैसे देखो, क जोर म जोर ल, तो अब देखो क म ल, इसका हम अर्थ निकालें तो कमल, यानी कि इसका अर्थ होता है, सार्थक हो गया तो ये अर्थ हो गया, इसका कोई अर्थ निकलता है तो ये आपका शब्द हो गया। लेकिन हमने वही कहा ल जोर क जोर म लकम, इसका कोई अर्थ न होता है। तो व्याकरण में, हिंदी व्याकरण में निरर्थक शब्दों का कोई जगह नहीं है उसके लिए, तो उसको हम कुछ मानते नहीं है, तो ये गलत हो जाता है, ये सही हो जाता है। क्लियर है? तो शब्द किसे कहते हैं? तो वर्णों या ध्वनियों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। शब्द के मुख्यतः कितने भेद हैं? 4 भेद हैं शब्दों के। कौन कौन है? पहला हो गया आपका तत्सम हो गया, दूसरा तद्भव, देशज, देशज के बाद क्या हो गया? विदेशज। क्लियर? शब्दों के कितने भेद होते हैं? कौन कौन? तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। पहला आपका होता है तत्सम, ये इसको हम उत्पत्ति की दृष्टि से कहते हैं, ठीक ना। इसको याद रखना, सवाल में पूछता है, पति ना उत्पत्ति, उत्पत्ति की दृष्टि से शब्दों के कितने भेद हैं? तो उत्पत्ति की दृष्टि से शब्दों के, सबको खुराक देना पड़ता है, इतना और बहुत पीता है।
हाँ, बेवड़ा से ज्यादा यही पी लेता है ना। उत्पत्ति की दृष्टि से शब्दों के 4 भेद होते हैं। एग्जाम में ये भी फंसा देता है, आपको पूछेगा कि कैसे, तो उत्पत्ति की दृष्टि से शब्दों के 4 भेद होते हैं। कौन कौन? तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, 4। क्लियर? जानते हैं हम कि तत्सम किसे कहते हैं। देखिए शब्द जो बना ना, तो इसमें अनेक अलग अलग भाषाओं से इसमें लाया गया है, ठीक है, क्योंकि अभी भाषा पढ़े उसमें। तो तत्सम किसे कहते हैं कि संस्कृत के मूल शब्दों को, यानी जो शब्द संस्कृत में था हूबहू उसको उठा करके हिंदी में ला दिया गया, तो वो तत्सम हो गया। तो हम कह सकते हैं डिफिनेशन में कि संस्कृत के मूल शब्दों को हिंदी व्याकरण में जो हम उपयोग करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? तत्सम कहते हैं। जैसे देखिए संस्कृत का मूल शब्द, इसको मिटा देते हैं। संस्कृत के मूल शब्दों को हम क्या बोलते हैं? तत्सम कहते हैं। जैसे देख लीजिए कुबज, कुबज का अर्थ हो जाता है कुबड़ा, तो कुबज संस्कृत का शब्द है, इसको हिंदी में ले आया गया तो कुबज, ठीक है। उसके बाद हो गया आपका जैसे पंकज, पंकज का अर्थ क्या होता है? कमल, है ना। तो ये पंकज संस्कृत का शब्द है, तो ये आपका क्या हो गया? ये भी आपका तत्सम हो गया। लंबोदर आ गया, लंबोदर किसको कहते हैं? गणेश जी को। तो ये इसके पहचानने का एक तरीका है कि जो भारी शब्द हो तो आप समझ जाओगे कि ये तत्सम हो गया, है ना। तो संस्कृत के मूल शब्द को हम तत्सम कहते हैं, कुबज, पंकज, लंबोदर इत्यादि। दूसरा आपका तद्भव, तद्भव में ठीक उल्टा कर देंगे, यानी कि हम कह देंगे तत्सम के विलोम को तद्भव कहते हैं। तत्सम के बिगड़े रूप को, यानी जो संस्कृत में जो शब्द था उसका संस्कृत छोड़ करके हिंदी में ला करके हिंदी में लिखना, उसे हम क्या बोलते हैं? तद्भव। तो लिखेंगे संस्कृत के बिगड़े रूप को हम तद्भव कहते हैं। संस्कृत के बिगड़े, बिगड़े का मतलब क्या है? संस्कृत का बिगड़ा रूप, वो वाला बिगड़ा ना, फैसल की तरह बिगड़ा हुआ बदमाश बिगड़ा ना। बिगड़ा का मतलब हो कि उसको तोड़ मरोड़ के थकूच के उसका ओरिजिनल अपने हिंदी में घींच तीर के लाया गया हो, ठीक है। अब यहाँ देखो कुबज है, कुबज आपको समझ में आ रहा है? कुबज समझ में ना आएगा, लेकिन कुबज को हम कहते हैं कुबड़ा आएगा, ये सब ना डैमेज रहता है। तो कुबड़ा क्लियर समझ में आ गया, ये हल्का है। पंकज, पंकज का मतलब क्या हो जाता है? तो कमल आपका हो गया तद्भव। लंबोदर के को कहते हैं हम? गणेश जी को। तो ये क्या हो गया हमारा? तद्भव हो गया। तो तत्सम के ही बिगड़े रूप को हम तद्भव कहते हैं। क्लियर है? अगला आपका देशज है। क्या है? देशज। हम अपने देश की बोलचाल वाली भाषा को देशज कहते हैं, ठीक है। वो भाषा हमारे देश में बोली जानी चाहिए। देश की बोलचाल वाली भाषा को हम देशज कहते हैं। देश की बोलचाल, है ना, देश की बोलचाल वाली भाषा को हम देशज कहते हैं। जैसे अपने यहाँ देशज में क्या बोला जाता है? खिचड़ी। खिचड़ी हमारा क्या है? देशज शब्द है। खचड़ी ना, खिचड़ी, है ना। खिचड़ी जो हो गया हमारा देशज है। खिचड़ी हमारे यहाँ चलता है ना। खिचड़ी दूसरे जगह में नहीं चलता है। मतलब शहर में वो बिरयानी कहता है, अपने यहाँ से खिचड़ी बनता है ना, और शहर में कहेगा तो भेज बिरयानी। एक आदमी ऐसे ही शहर में रह रहा था, तो अपनी पत्नी से बात करता ना, तो बोले ये पूछती कि क्या खाए हैं, तो बोले आज भेज बिरयानी। फिर तो भेज डेली एक क्यों कहता भेज बिरयानी। तो एक बार बोली कि हम आएंगे तो खिलाएगा। गई वहाँ, तो बोले कि आज वो भेज बिरयानी पकाइए। तो वो पकाया तो कहते हैं सब्जी वाली खिचड़ी है। तो सब्जी को ना भेज कहते हैं, भेज बिरयानी वही हो गया वेजिटेबल। तो ये खिचड़ी हमारा देशज भाषा है। अगला है आपका फुनगी। फुनगी का मतलब क्या? पेड़ का सबसे पतला डहुली का ऊंचा वाला हिस्सा को हम फुनगी, जेको इतना फुनगी देशज हो गया, ऐसे भी देशज छिपुन्नी हो गया। है ना, ये देशज है। चिड़िया,
अब और कहीं कहता है तो पक्षी कहता है लोग, है ना, पक्षी हिंदी का शब्द है। ये चिड़िया जो हो गया ना, अपने गांव का लड़का, कहा जाता है कि अपने गांव घर का लड़का एक तो मतलब कि पढ़ा लिखा सीबीएसई बोर्ड वाला बच्चा जो जा रहा था, तो दो बंदर था, तो क्या कहता है, लुक देयर इज मॉन्की। और जब अपने गांव वाला गया, बिहार बोर्ड वाला, हे बेरे बानर हो रे यही बानर जो हुआ देसी शब्द हो गया। खिचड़ी है ना, जैसे फुनगी है ना, देखो खिचड़ी, फुनगी, चिड़िया, पगड़ी, खटिया, खटिया बुझते हो ना। हाँ, एक आदमी जो है वो खटिया पर ना खटपटिया पे सोता है, बता रहे खटिया पे पटिया रख के, तो क्या हुआ, पटिया देशज भाषा चिटाई को कहते हैं, मैट, एमएटी मैट माना चटाई, तो खटिया पे रख दिया पटिया मैट, तो खट पटिया हो गया। तो ये सारी भाषाएं हमारी क्या है, देशज भाषा है। इसमें और भी आ सकता है, लेकिन यही एग्जाम्पल अधिकांश आपके एग्जाम में यही सब रहता है। विदेशज क्या है कि जो भाषाएं विदेश की बोलचाल में था लेकिन हमारे देश में उसका उपयोग किए जाने लगा, है ना, तो उसे हम क्या बोलेंगे, विदेशज। तो अब देखो विदेश में तो अनेक भाषाएं हैं, इंग्लिश भी विदेशी है, फ्रेंच भी, अरबी भी, फारसी भी, हाँ अरबी फारसी सब विदेशी भाषा है। तो जैसे देखो ये कमीज, कमीज पूछते हो ना, शॉर्ट का जो होता है कमीज, ये फारसी का शब्द है, ये भी हो गया, है ना। आप देखो टेबल, टेबल आपका क्या है, इंग्लिश का शब्द है। स्टेशन, स्टेशन उसी को टेशन टेशन कहता है। अपने देशज भाषा में स्टेशन को टीशन कहा जाता है। तो ये क्या हो गया, स्टेशन। तो इस तरीके का और भी आएगा, अस्पताल आता है। देखो अस्पताल को हम कहीं ना कहीं अस्पताल भी लिखते हैं, ठीक है, तो हम यहाँ अस्पताल ही लिखते हैं, न तो आप लोग टेंशन में पड़ जाओगे। अस्पताल, डॉक्टर वगैरह जो भी चीज होता है, तो इन चीजों को हम विदेश में बोलचाल वाली भाषा को हम विदेशज कहते हैं। एग्जाम्पल में ये लिख देना। हिंदी व्याकरण में यही पूछता है। और हिंदी जो होता है ना, वो हमारी देशज भाषा है। अगर आप कहीं पर हिंदी भाषा बोलोगे तो आदमी को लगेगा कि जाहिल है। जाहिल नहीं है, हिंदी जो है ना वो बहुत ही मीठी है। और हिंदी बोलने वाला व्यक्ति जो होता है वो नर्म होता है। जैसे मुंशी प्रेमचंद हमारे हिंदी के पाठक है। मुंशी प्रेमचंद जो है वो, बाल गोविंद भगत को देखो, गोदी में पियवा चमक उठे सखिया चिहक उठे ना, कितना सरल जीवन जीते थे। हिंदी मतलब हिंदी शब्दों को उपयोग करने वाला व्यक्ति साधारण जीवन जिएगा। इंग्लिश शब्दों को उपयोग करने वाला कोट 55 को कोट पहने रहेगा। मतलब पता चल जाता ड्रेस लोकेशन से कि हिंदी वाला है कि इंग्लिश वाला है। तो ये आपका क्या हो गया, शब्द हो गया। शब्द अगला क्या है, बनावट की दृष्टि से शब्दों के कितने भेद हैं, 3 भेद है। पहला आपका हो जाएगा रूढ़, ठीक है, यौगिक, और उसके बाद हो गया आपका योग रूढ़, ठीक है। देखो ध्यान दो, बनावट की दृष्टि से शब्दों के कितने भेद हैं, 3 भेद है, रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। ऑब्जेक्टिव में ये भी पूछेगा कि बनावट की दृष्टि से कितने हैं, तो 3, ठीक है। रूढ़ किसे कहते हैं, देखो जिन शब्दों का खंड करने पर, अर्थात जिन शब्दों को हम खंड न कर पाए, शब्दों को, जिन शब्दों को खंड करने पर कोई अर्थ ना निकले, उसे हम क्या बोलते हैं, रूढ़ बोलते हैं। जैसे देखो नाक हो गया, पाक हो गया, हाथ हो गया। नाक को अलग करोगे तो दूध नल्ली निकलेगा, नाक का कोई अर्थ निकलेगा नहीं निकलेगा। ना जोर को, पाक, पाक को अलग करोगे, 2 खंडित करोगे, कोई अर्थ नहीं निकलेगा। हाथ, हाथ को खंडित करोगे तो कुट्टी कुट्टी कट जाएगा। यानी जिसका शब्द, जिसका कोई अर्थ ना निकले उसे हम क्या बोलते हैं, रूढ़। अगला है यौगिक। देखो यौगिक जो है 2 शब्दों के मेल से बना होता है। कितने, 2 शब्दों के मेल से बना होता है ना। जैसे देख लो घोड़सवार, घोड़ा भी सवार भी 2 बना। जैसे कि विद्यालय, विद्यालय है ना, विद्यासागर है ना। तो देखो यहाँ भी घोड़ा जोड़ सवार, विधा जोड़ आलय, आलय का मतलब होता है स्थान, है ना, विधा का स्थान, विधा जोड़ सागर, विधा सागर, विधा अलग। तो जो याद रखोगे तो तो ये कह लोगे कि 2 नाउनों के या 2 शब्दों के मिल से विधा अलग शब्द है, अलग शब्द है। योग रूढ़ क्या है, योग रूढ़ कह रहा है कि जो साधारण अर्थ छोड़कर मुख्य अर्थ ग्रहण करता हो, है ना, जो साधारण अर्थ छोड़ दे और
मुख्य अर्थ ग्रहण करता है उसे हम क्या बोलते हैं? योग रूढ़ बोलते हैं। जैसे में लंबोदर, पंकज, लंबोदर, पंकज, विष्णु जी को। देखो लंबोदर, लंबोदर किसको कहते हैं? गणेश जी को। तो देखो गणेश जो है साधारण अर्थ है, तो साधारण अर्थ को छोड़ करके ये विशेष अर्थ ग्रहण कर रहा है, अर्थात लंबोदर आपका क्या हो गया? योग रूढ़ हो गया। क्लियर? ये पंकज जो है, पंकज का आल होता है कमल, लेकिन कमल को न लेकर के साधारण अर्थ न लेकर के ये विशेष अर्थ ग्रहण करना है पंकज, तो आपका हो गया योग रूढ़। चक्रपाणी विष्णु जी को हम कहते हैं। विष्णु जी को जानते हो? ब्रह्मा विष्णु भगवान है वो। तो विष्णु को न लेकर के सीधे कहा चक्रपाणी, तो ये क्या हो गया हमारा? योग रूढ़ हो गया। क्लियर? समझ में आ रहा है सबको? वेरी गुड। अगला क्या है? रूपांतर की दृष्टि से। अगला है रूपांतर की दृष्टि से शब्दों के कितने भेद हैं? दो है। कितने हैं? यहीं पे लिख देते हैं दो। पहला हो गया आपका विकारी, दूसरा अविकारी, है ना? विकारी और अविकारी। विकारी शब्द किसे कहते हैं? देखो विकारी और अविकारी दो भेद हैं। क्या? विकारी, विकारी भिखारी ना, विकारी, विकारी अविकारी। देखो तो इसमें सिर्फ इतना याद रखना है कि रूपांतर के दृष्टि से शब्दों के कितने भेद हैं? दो। विकारी, अविकारी। विकारी जो लिंग के आधार पर, वचन के आधार पर अपना रूप बदल लेता हो, ठीक है ना? जैसे विकारी के 4 भेद हैं, विकारी के, और अविकारी के 8। इसी में आ जाता है। अब यहां से आपका होगा संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, है ना? तो यहां तक आपका जो हो है वो आपका शब्द पूरा का पूरा कंप्लीट हो चुका है। बाकी पार्ट 2 संडे का क्लास आपको नेक्स्ट में मिल जाएगा। इसमें यहां तक में इसमें किसी को और कोई प्रॉब्लम है तो वो प्रॉब्लम कलेक्ट करके रखेगा, आगे पूछ लेगा, ठीक है? बाकी आगे आपका फिर यहां से चल जाएगा विकारी के 4 पार्ट और विकारी मिला करके कुल मिला करके 5 पार्ट ही बनता है। इसको पूरा का पूरा हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ा देंगे, ठीक है?